नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमी में। तो साथियों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जो कि आपके 10th क्लास बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने न्यूट्रिशन से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था और आज हम उसके आगे जो भी प्रश्न होंगे उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। और साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इतना शेयर करें ताकि बिहार का हर एक बच्चा इस ऑब्जेक्टिव को देख सके और अपने एग्जाम जो कि 2023 में होने वाला है उसमें अपना बेस्ट मार्क्स लाए। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम वहीं से डिस्कस करेंगे जहां पर हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, पिछले पार्ट में हमने छोड़ा था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो आपके सामने होगा। तो साथियों, हमने पिछले क्लास में 16 यानी कि 16 ऑब्जेक्टिव को डील किया था। अब हम डिस्कस करने वाला है क्वेश्चन नंबर 17। तो साथियों, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें और क्वेश्चन देख करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट कर दें। देखेंगे क्वेश्चन आपका कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ध्यान देंगे साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यह आपके बोर्ड में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल ग्लैंड। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, यह तो किडनी के ऊपर होता है, छोटा सा होता है। फिर ये जो अंडाशय है ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाने वाला एक हिस्सा है। फिर यहाँ पे जो अग्नाशय है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं होता है। तो साथियों, अगर हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ध्यान दीजिएगा, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया मतलब कि हमने 3 ऑप्शन को काट दिया, हटा दिया, तो आपके पास जो ऑप्शन बच रहा है वह है लीवर। और साथियों आपको बता दें, लीवर को यकृत भी कहा जाता है। तो यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, लीवर होगा। लाइक करें, कमेंट करें और फटाफट इसको शेयर करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। पिछले कुछ ऑब्जेक्टिव्स में हमने आपको बताया था कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन से पदार्थें आवश्यक होती हैं, बट साथियों यहां पर हम बात करने वाले हैं वैसे पदार्थ की जो कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है फटाफट कमेंट करेंगे। अब हम यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है आपका सौर प्रकाश और चौथा है जल। तो साथियों आपको बता दें कि यहां पर जो ऑप्शन है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता भी होती है और क्लोरोफिल भी आवश्यकता होती है। और यहाँ पे जल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में ही जल से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, हमने क्वेश्चन कराया भी है। अब देखिए, अब आपके पास ऑप्शन बच गया बस एक, जो कि है ऑक्सीजन। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, ऑक्सीजन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे CO2 प्लस H2O, देखिएगा यहां पे CO2 है, फिर यहां पे जो H2 है। अब यहां पे जो रिएक्शन होता है इसके फलस्वरूप क्या बनता है, C6H12O6। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पर बनने वाली क्रिया हो रही है, ना कि टूटने वाली। ध्यान देंगे, जहां पर टूटने वाली प्रक्रिया होती है वहां पर ऑक्सीजन रहता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मुक्त ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है, ना तो ये प्रक्रिया होती ही नहीं। तो देखेंगे CO2 और H2O क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। और साथ ही साथ क्या यूज होता है, तो इसमें क्लोरोफिल यूज होता है।
तो आप देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है इसमें क्लोरोफिल यूज होता है, H2 यूज होता है और ये सनलाइट। अब आपको इसमें कहीं भी मुक्त ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑक्सीजन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है या कह सकते हैं जो सुपोषी पोषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्न है इसका जो कंसेप्ट है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की जो कि आपके सामने है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। तो साथियों यहाँ पे बात की जा रही है कि अमीबा किसके द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, वो कौन सी संरचना है जिसके द्वारा अमीबा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। पहला है कुटपाद, दूसरा है परिवहन, तीसरा है भोजन रसदानी और चौथा है केंद्रक। तो साथियों ध्यान देंगे केंद्रक कोशिका के अंदर होता है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पे खाद्य रसदानी की बात की जा रही है, तो खाद्य रसदानी कब बनता है, जब कोई जीव क्या कर लेता है, जैसे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा ही मान लेते हैं, तो ये जब भोजन ग्रहण कर लेता है तब खाद्य रसदानी का निर्माण होता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमीबा भोजन ग्रहण करता कैसे है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने वो है परिवहन। तो साथियों ध्यान दीजिएगा परिवहन है तो इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि पदार्थ क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं भी अंतर्ग्रहण की बात नहीं की जा रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए जो कि है कुटपाद। तो ध्यान दीजिएगा साथियों ऑप्शन जो ये है कुटपाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे हमने क्या किया यहां पर एक अमीबा बनाया, साथियों ध्यान देने का प्रयास करेंगे, अमीबा बनाया और अमीबा में देखिएगा तो ये अंगुरी जैसे जो संरचना दिख रही है ना, इसी को हम कहते हैं कुटपाद। क्या कहते हैं साथियों, इसको क्यों कुटपाद कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्यूडोपोडिया क्या कहते हैं साथियों, सीडोपोडिया कहते हैं। तो जी हाँ सीडोपोडिया ही है कि ऐसी संरचना है जिसके द्वारा अमीबा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। आप याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीदतः आने वाले एग्जाम में जो कि 2023 में होने वाली है उसमें भी पूछा जा सके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की जो कि आपके सामने है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। साथियों यहाँ पे एक प्रश्न जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा रहा है कि इसमें पाचन क्रिया यानी कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें पाचन क्रिया कहां कंप्लीट होता है, क्या माउथ में होता है, क्या आपके ये भोजन नली में होता है, कि अमाशय में होता है, कि छोटी आंत में होता है, सब कुछ पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा या लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट ऐसी है कि क्वेश्चन ही कह रहा है कि कंप्लीट यानी कि पूरी तरह पाचन की क्रिया हो जाती है, उसके बाद मतलब कहीं पाचन नहीं होता है। तो ऑप्शन देखते हैं आपके सामने है अग्नाशय। तो साथियों ध्यान दीजिएगा अग्नाशय को हम इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज का जो कार्य होता है वो होता है पैनक्रियाटिक जूस को स्रावित करना, न कि पाचन करना। तो इसका काम है पैनक्रियाटिक जूस को स्रावित करना, तो ये ऑप्शन कदापि नहीं होगा। फिर आपके सामने है बड़ी आंत। तो ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पर बड़ी आंत की बात करेंगे तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जबकि यहाँ पे पाचन की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी सही नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा साथियों छोटी आंत। जी हाँ छोटी आंत ही हमारे आहार नाल का वह हिस्सा है जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं। तो साथियों ऑप्शन जो है सी वो पूरी तरह क्या है, सत्य है। ग्रास नली तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रास नली क्या होता है, तो ये तो भोजन ग्रहण करने का रास्ता है, बट यहाँ पे बात की जा रही है क्या, पाचन की क्रिया के पूर्ण होने की। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, छोटी आंत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की जो आपके सामने है, फटाफट आंसर करेंगे। देखिएगा साथियों छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं, समझने का प्रयास करेंगे एकदम शांति से। कि पूछा जा रहा है कि जो छोटी आंत है उसकी जो दीवार है उसमें जो ग्रंथियां होती हैं वो किस प्रकार के रस को स्रावित करती हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम देखते क्या है
कि समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, छोटी आंत है, छोटी आंत है, समझने का प्रयास करेंगे। जो छोटी आंत होता है ना, उस अगर हम इसको काट करके देखते हैं तो आपको अंदर की ओर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं। एक्चुअली इन सबको तो हम भिलाई कहते हैं। ओके, अब इन्हीं भिलाई के बीच में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि आंत ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत ग्रंथि कहते हैं। अब ये जो आंत ग्रंथि है साथियों, किसकी बात की जा रही है, तो आंत ग्रंथि की बात की जा रही है। तो ये जो आंत ग्रंथि होता है वह करता क्या है, आंत रस को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है साथियों, आंत रस को स्रावित करता है। ऑप्शन देख लेते इसमें है कि नहीं। अब ध्यान देंगे, यहां पर ऑप्शन है आंतरस, ऑप्शन क्या है, आंतरस है। अब देखिएगा, अब जो ऑप्शन है आपके सामने आंतरस, ओके, तो आंतरस है और दूसरा ऑप्शन है सक्कस एंटेरिकस और तीसरा ऑप्शन है जठर रस। तो साथियों यहाँ पे छोटी आंत की बात की जा रही है, जबकि ये जो जठर रस है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला रस है। और जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियां हमारे अमाशय में यानी कि एस्टोमक के अंदर पाई जाती हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आंतरस है और दूसरा है सक्कस एंटेरिकस। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आंतरस का ही दूसरा नाम क्या है, सक्कस एंटेरिकस। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो 4 है ए और बी, आंतरस और सक्कस एंटेरिकस, ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी, तो इसे जितना हो सके शेयर कर दें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपके सामने है। एक वयस्क मनुष्य के या एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो साथियों इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। इस फॉर्मूला के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि दांत कितने होते हैं। और किसकी बात की जा रही है, वयस्क की। तो साथियों वयस्क के अंदर हमने डेंटल फॉर्मूला देखने हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है ICPM और M बटे ICPM और M इंटू 2। और साथियों ध्यान देंगे यहां पर एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए I बराबर होता है, देखेंगे इसको ऐसे 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3 इंटू 2, यानी कि 2 इंसीजर है, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 1, सेम टू सेम ऊपर नीचे 1 है। अब देखिएगा, अब यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं ऊपर नीचे की, 2 2 4 4 दूना 8, तो यहां पर इंसीजर की संख्या कितनी होगी, 8 हो जाएगी। 1 1 2 2 दूनी के 4। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे जो हमने ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ऊपर और नीचे जोड़ करके, तो देखिए 1 और 1 2 और 2 दूनी के 4, मतलब कि यहाँ पर केनाइन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्रीमोलर की संख्या देख लेते हैं, 2 2 4 4 दूना 8, यहाँ पर जो प्रीमोलर हो जाएगा इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब देखिएगा, अब रहा मोलर की संख्या, 3 3 6 6 दूना 12, यानी कि मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अब सबको ऐड कर देंगे, 12 8 20 20 4 24 24 8 32। आपका आंसर आपके सामने है। तो साथियों एक वयस्क मनुष्य में जो दांत की संख्या होती है कितनी होती है, 32 होती है, जिसमें आपके देखिएगा, जिसमें आपके इंसीजर की संख्या 8 होती है, केनाइन की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या 12
होती है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। ये डेंटल फॉर्मूला आप क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे और इसे समझते हुए आप क्या कर सकते हैं, जब भी प्रश्न पूछा जाए कि बताइए दांत की संख्या कितनी होती है, अगर आपको ये याद है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपके सामने है, स्वाद कलियां पाई जाती हैं। तो साथियों स्वाद कलियां यानी किसकी बात की जा रही है, टेस्ट बर्ड्स की। अब ये टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, तो साथियों टेस्ट बर्ड्स वे संरचनाएं होती हैं जो कि हमें टेस्ट बताती हैं। जैसा कि देखिएगा आप मार्केट में गए हैं और आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो साथियों होगा क्या कि आप गुलाब जामुन खाएंगे। अब गुलाब जामुन जब खाएंगे तो गुलाब जामुन खट्टा लगेगा कि तीखा लगेगा, जी बिल्कुल ना ही खट्टा लगेगा ना ही तीखा लगेगा, वो मीठा लगेगा। अब बोलेंगे सर ये मीठा क्यों लगा, ये हम कैसे पता करेंगे या ये हमें कैसे पता चला कि ये जो गुलाब जामुन है उसका स्वाद मीठा है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जीभ होता है ना, तो जीभ का ऊपरी सतह ध्यान देंगे, मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा जीभ है, ये हमारा जीभ है। अब जो जीभ होता है इसके क्या ऊपरी सतह पर छोटे छोटे कुछ बड़े भी क्या होते हैं, स्वाद कलियां पाई जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर जो क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमें स्वाद का इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं कि मिर्ची है तो मिर्ची कैसी है, तो तीखी है, नमकीन है तो कैसी है, तो नमकीन है, यानी कि साल्टी है। तो स्वाद कलियां कहां पाई जाती है साथियों, टेस्ट बर्ड्स, तो जीभ के ऊपर, किसके ऊपर, जीभ के ऊपर। ऑप्शन आपके सामने है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, बिल्कुल नहीं, जीभ के ऊपरी सतह पर, जी हाँ बिल्कुल सही, और ये दोनों नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपके सामने है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, जब तक आपको अमाशय के पार्ट्स नहीं पता होंगे तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। तो साथियों हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं अमाशय का। तो देखिएगा ये हो गया अमाशय, समझने का प्रयास करेंगे। इधर आपका वो अग्नाशय होता है, ओके, हमको अग्नाशय से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो देखिए ये वह हिस्सा है जिसमें हमारा जो फूड पाइप इंटर करता है। साथियों ये क्या है, ये है फूड पाइप, जिसको हम कहते हैं भोजन नल, ये फूड पाइप हो गया। अब हमको देखना है अमाशय कैसे। तो देखिए जो अमाशय है इसमें ऐसे ऐसे और ये ऐसे, देखिएगा यहां पे, ओके, ये ऐसे हो गया, ये इतना हिस्सा और ये। अब देखिए इस हिस्सा को कहते हैं फंडिक, इस हिस्सा को कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं साथियों, पाइलोरिक। और ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं साथियों, कार्डियक। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अमाशय का सबसे आगे वाला हिस्सा, अब डायग्राम देख करके कमेंट करेंगे फटाक से इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब आपने कहा कि इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वो होगा कार्डियक, क्योंकि सबसे आगे कौन है, कार्डियक वाला ही हिस्सा है। तो साथियों मजा आ रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो प्रश्न है आपके जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, जो किताब है, उसमें एकदम शुरू में इसके बारे में जिक्र किया गया है, जहां पर आपको बताया जाता है कि सजीव और निर्जीव क्या
होते हैं। उसमें तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन है स्थानांतरण या कह सकते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह चल रहे हैं, ठीक है, हम बोलेंगे कि हम सजीव हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलते हैं, तो क्या वे निर्जीव हैं? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला तो बिल्कुल गलत है। अब दूसरा है श्वसन, समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न ऑलरेडी शायद हमने आपको बताया था कि सबसे जो विशेष लक्षण है वो कौन सा है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है श्वसन। अब देखिए श्वसन एक बैक्टीरिया भी करता है, श्वसन हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और यहां तक कि पौधे भी करते हैं। तो कुल मिला करके आपसे कहा जाए तो श्वसन सभी जीव करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके साथियों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जिसका आप उत्तर देंगे किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो साथियों आप इसका उत्तर फटाफट से कमेंट बॉक्स में करें कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। बिल्कुल सही जवाब। आपका जो क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो ऑप्शन की ओर पहुंचते हैं। ऑप्शन दिया गया है लाल, फिर नीला, फिर पीला, फिर हरा। तो साथियों आपको बात जो है कंसेप्ट है आपको बताते हैं कि जो रेड रंग है यानी कि जो लाल रंग है उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही अधिक होती है। तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यानी कि सही जवाब है जो आपने दिया है वो है लाल। ओके, अब हम आगे बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वो है किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर इसका जो पहले वाला प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण अधिक किस में होता है, बट यहां पर पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण कम किस में होता है। उसमें भी ये ऑप्शन था बट हमने उस ऑप्शन को नहीं देखा था, हम यहाँ पे इस ऑप्शन को देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में कम होता है। तो ये क्वेश्चन दोनों रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, अगर आपको जवाब पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण होता है सबसे कम होता है। तो साथियों आपको तो पता है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हमने हटा दिया। हरे रंग के प्रकाश में नहीं होगा, पीले रंग के प्रकाश में नहीं होगा। अब देखिएगा जो ऑप्शन इसका सही होगा वो कौन सा होगा साथियों, वो होगा नीला। यानी कि ब्लू रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही कम होती है, और लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अधिक होती है। ओके साथियों, अब हम बात करते हैं अन्य प्रश्न की जो कि आपके सामने है, और वो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के इस प्रश्न का हल आप कर पाएंगे। अगर आप इस प्रश्न का हल कर पा रहे हैं तो फटाक से इसका जो क्या करें, फटाफट आंसर को कमेंट करें। अब देखिए जो आपके सामने प्रश्न है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो, अनुपात पूछा जा रहा है साथियों, समझने का प्रयास करेंगे। क्या पूछा जा रहा है, अनुपात, कितना अनुपात होगा। अब इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। आपके सामने है, पहले हम इसके जो ग्लूकोज है उसके फॉर्मूला को लिखते हैं। तो साथियों ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 को क्या कहते हैं साथियों, ग्लूकोज कहते हैं। अब यहां पर हमें देखना है कि ये जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है। अब यहां पर हम इसके यहां पर देखिएगा, यहां पर 6 है, लिखते हैं 6 रेशियो,
फिर यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 6 है। अब देखिएगा बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, आप भी बना सकते हैं। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी के 12 और 6 एकम 6, यानी कि साथियों आपके सामने रेशियो है 1:2:1, यानी कि 1:2:1। अब हम चलते हैं ऑप्शन की ओर और देखते हैं क्या यह ऑप्शन सही है, क्या यह ऑप्शन दिया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन ए ये बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है, जिसको हमने यहां पर निकाल लिया था इसका आंसर कि 6:12:6 को हमने क्या कर दिया, इसको हमने छोटा किया, रिड्यूस किया, तब हमको मिला है 1:2:1, जो कि इस प्रश्न का सबसे सटीक और सही जवाब है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण होता है, नहीं, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। साथियों पूछा जा रहा है कि लीवर से कौन सा रस निकलता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जठर, देखिए लाल रस, लाल रस यानी कि यहां पे बात किया जा रहा है सलीवा की, लार, किसकी बात किया जा रहा है, लार की, उसको लाला रस भी कहते हैं। ठीक है, लार को हम लाला रस भी कहते हैं, तो लार की बात की जा रही है। ठीक है, ओके। अब देखिएगा दूसरा है जठर रस। तो जो लार है वो हमारे लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित की जाती हैं, और लार ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि ये माउथ है, अब यहां पे होता है जीभ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका कान होता है, यहाँ पे होता है जबड़ा, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है ऐसे, फिर जीभ के नीचे एक ग्रंथि होती है, फिर एक जबड़े में ग्रंथि होती है। अब ये 3 हैं जिनको कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। तो साथियों यहां पर जो लार ग्रंथि है ये क्या करता है, लार को स्रावित करता है, बट यहां पे पूछा जा रहा है यकृत की, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर है जठर रस। तो साथियों जठर रस जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती है, और जो जठर ग्रंथियां होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको भली भांति पता है कि जठर ग्रंथियां हमारे आमाशय के अंदर पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी गलत होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी पीतरस। जी हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है पीतरस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं साथियों, बाइल जूस। और थोड़ा सा बाइल जूस को हम देख लेते हैं। तो देखिएगा बाइल जूस करता क्या है, ये वसा का पायसीकरण करता है, आप इसे थोड़ा सा समझेंगे, वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है साथियों, वसा का पायसीकरण करता है। आप कहेंगे सर ये पायसीकरण का मतलब क्या होता है, तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे कि पायसीकरण का मतलब होता है कि अनसोल्युबल फैट को किस में कन्वर्ट होना, सोल्युबल फैट में। यानी कि जो अघुलनशील वसा है उसको घुलनशील वसा में बदलना क्या कहलाता है, पायसीकरण। और पायसीकरण की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, वह है पीतरस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा, वो होगा बाइल जूस पीतरस। और साथ ही साथ इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वसा का पायसीकरण करता कौन है। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है पीतरस। पीतरस ही वो क्या रस है जो कि वसा का पायसीकरण करता है। अब देखिए, अब जो प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जी हाँ, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन देखते हैं कवकों में। तो कवक क्या होता है साथियों, तो कवक होता है मृतजीवी। क्या होता है, मृतजीवी, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। फिर जंतुओं में, तो ये होते हैं परपोषी।
क्या होते हैं साथियों, परपोषी, मतलब कि दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर है यहाँ पे थोड़ा देखते हैं हरे पेड़ पौधे। तो साथियों हरे पेड़ पौधे, हाँ हरे पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि क्या करते हैं, इसकी मदद से अपना भोजन बना सकते हैं। अब क्लोरोफिल करता क्या है, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और ये अपना भोजन बनाते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपके सामने है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरे पेड़ पौधे के अंदर ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बट ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं, परजीवी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, परजीवी वैसे जीव होते हैं जो कि खुद तो भोजन नहीं बनाते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बट करते क्या है देखिएगा, ये दूसरे के जीव के शरीर से क्या करते हैं, या तो शरीर के अंदर से या शरीर के बाहर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, बट उसके बदले में उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाते, उनको हम तो परजीवी। परजीवी में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो सही ऑप्शन है वो है हरे पेड़ पौधे। अब हम बात करते हैं, जो अगला प्रश्न है वह है हरे पौधे कहलाते हैं। तो एक लाइन में आप समझिएगा, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, और खाने वाले को उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्पादक किसे कहते हैं, तो आपके सामने है, या ऐसा पूछा जा रहा है कि हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और जब भोजन बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। तो साथियों हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, प्रोड्यूसर। जी हाँ, इसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं इंग्लिश में। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। ये ऑप्शन क्लियर है, ओके। अब प्रश्न आपके सामने है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो साथियों ध्यान दीजिए, हम यहां पर जो बोल रहे हैं ना, अब बोल रहे हैं तो इसमें खर्च हो रहा है एनर्जी। क्या हो रहा है साथियों, खर्च हो रहा है एनर्जी। अब मान लेते हैं कुछ वक्त पहले हम खाना खा करके आए थे, ठीक है। अब खाना खा करके आए थे, तब क्या होता है कि खाना में जो पोषक तत्व होते हैं वही टूट रहे हैं, डाइजेशन की क्रिया हो रही है, तो पोषक तत्व टूट रहे हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जिसे ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और टूट करके हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां आप देखिए C6H12O6 ऑक्सीजन आया, ये टूट जाता है, CO2 प्लस H2O प्लस, एनर्जी। किसमें साथियों, एनर्जी। हमको यही ना जानना है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। तो आपके सामने आंसर बिल्कुल है सामने, देखिए ऑप्शन बताइए आप। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ग्लूकोज होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है और क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने आपके स्क्रीन पर, कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑप्शन देखते हैं, 0.01%, 0.05%, 0.03% और 0.02%। यानी कि यहाँ पर और जो CO2 गैस है उसकी प्रतिशत की बात की जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरऑल हम देखते हैं कि वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी होती हैं। देखिएगा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन होता है 78%। फिर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये लगभग 21% होता है, ओके। अब यहां पे अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 की मात्रा होती है 0.03%, ओके साथियों। और जो क्या होता है, अदर गैसेज लेस देन 1% के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है कि CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है,
यानी कि साथियों पूछा जा रहा है डुओडिनम। क्या पूछा जा रहा है? डुओडिनम पूछा जा रहा है कि किसका भाग है। हम थोड़ा सा देखते हैं, देखिएगा यहां पे हम बनाते हैं अमाशय, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये रफ डायग्राम बता रहे हैं। अब यहां तो अग्नाशय होता है, अग्नाशय। अब देखिएगा ये जो संरचना निकल रही है ना, ये छोटी आंत है। क्या है? ये है छोटी आंत, और यहां तक तो ये अमाशय है। अब देखिएगा साथियों, ये छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। तो यहाँ पर जो छोटी आंत है, इसी से जुड़ा हुआ है एक ये जो सी आकृति का, कैसा है? सी आकृति का, और इसे ही हम कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं साथियों? इसे हम कहते हैं ग्रहणी, डुओडिनम, डुओडिनम। तो ऑप्शन आपके सामने के ग्रहणी किसका भाग है? तो साथियों किसका भाग है आप बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन है कि सर ये जो डुओडिनम है, ये तो हमको दिख रहा है कि यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है छोटी आंत से। तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा छोटी आंत, यानी कि डुओडिनम किसका हिस्सा है? तो डुओडिनम छोटी आंत का हिस्सा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं अन्य प्रश्न की, जो कि आपके सामने आपके स्क्रीन पे है कि हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर डील किया है। इसका आंसर आप जरूर बता सकते हैं, आपके दिमाग में इसका प्रश्न है। प्रश्न नहीं, उत्तर है साथियों। ओके, प्रश्न तो यहाँ पर है ना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की कि हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। बहुत ही आसान सा सवाल है। अब प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, प्राणी संभोजी का मतलब होता है कि जीव भोजन को निगलता है। क्या पेड़ पौधे भोजन को निगलते हैं? उनका मुंह होता है क्या? या माउथ की तरह संरचना थोड़ी बन जाती है? तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पौधे तो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे पर पोषण, तो साथियों जो जीव क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें परपोषी कहते हैं। तो परपोषण तो होगा नहीं। ओके, अब है स्वपोषण। अभी हमने बात किया था कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। और साथ साथ आपके पास आंसर भी है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? स्वपोषण। यानी कि यहां पर बात की जा रही है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी कि स्वपोषी पोषण की। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये जो प्रश्न है आपने इसका जो कमेंट बॉक्स में जवाब दिया होगा बहुत ही सही दिया होगा। अब आपके सामने जो प्रश्न है बहुत ही लाजवाब है, इससे आप बार बार रूबरू हो चुके हैं, अमीबा के बारे में आप जानते हैं। तो यहां पर साथियों प्रश्न है कि अमीबा है, आखिर अमीबा है क्या? तो साथियों अमीबा एक एनिमल है, प्लांट्स के अंतर्गत तो आता नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर ये एनिमल है, ध्यान देंगे साथियों, एनिमल या कह सकते हैं कि एक क्या है, तो एक प्रकार से ये प्रोटोजोआ है, नॉट एनिमल। क्या है? प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। अब देखिए, तो यहाँ पे बात चल रही है ना, ये प्रोटोजोआ है अमीबा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये क्या स्वपोषी होगा, मृतजीव होगा, कि प्राणी समभोजी होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये तो प्लांट है नहीं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो साथियों ये स्वपोषी तो कदापि नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब देख लें तो मृतजीवी, तो साथियों देखिएगा ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन तो ग्रहण करता नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है मृतजीवी वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब है प्राणी समभोजी। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार मनुष्य क्या करता है? भोजन को निगलता है, और भोजन को क्या होता है? उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, और बिना पचे हुए भोजन का बहिष्करण होता है। ठीक उसी प्रकार अमीबा में यह प्रक्रिया होती है कि भोजन को ग्रहण करता है, फिर क्या होता है? उसका पाचन होता है, फिर पच करके जो पदार्थ होते हैं उसके कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है उसमें मिश्रित हो जाते हैं और उनका उपयोग होता है, और अंत में जो पदार्थ नहीं पचता है उसको ये एलिमिनेट करते हैं, बाहर करते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है प्राणी समभोजी पोषण। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपके
सामने है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अभी हमने बात किया था कि जो सलिवरी ग्लैंड होता है वह क्या करता है, तो वह एक प्रकार के रस को स्रावित करता है और उस रस का नाम है लार, या जिसका हम लाला रस भी कहते हैं। ओके, अब देखिए पूछा जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, थोड़ा सा हम देखते हैं साथियों। सलीवा। अब देखिएगा सलीवा में जो एंजाइम होता है, किसकी बात की जा रही है, एंजाइम की। तो सलीवा में जो एंजाइम होता है इसको हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज। और साथियों सैलिवरी एमाइलेज को एक और नाम से भी जाना जाता है टाइलिन, कंफ्यूज नहीं होना है, टाइलिन। तो साथियों जो ऑप्शन आपके सामने है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एमाइलेज। जी हाँ, पूरा नाम नहीं लिखा गया लेकिन एमाइलेज लिखा गया है। और आपको बता दें ये जो सैलिवरी एमाइलेज है करता क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ओके साथियों, तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसका सही जवाब आपके सामने है और वो क्या है, तो एमाइलेज। उम्मीद करते हैं आपको ये पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर करेंगे। आगे प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो फैट है उसको पचाता कौन है। तो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी बाइल जूस की। तो बाइल जूस यहाँ पर पचाता नहीं है, वो इसको क्या करता है, सोलुबल फैट में बदलता है, यानी कि पायसीकरण करता है। फिर आपको बात करते हैं इसको पचाता कौन है, तो बहुत ही आसान सा है कि लिपिड या फैट को पचाता है, उसको हम कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं साथियों, लाइपेज कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन है या नहीं है, पेप्सिन। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तो प्रोटीन पचाता है। क्या पचाता है, प्रोटीन पचाता है। टाइलिन, टाइलिन अभी हमने बात किया था कुछ वक्त पहले, यानी कि पिछले प्रश्न में कि टाइलिन यानी एमाइलेज, और ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ना ही एक नंबर वाला होगा, ना ही ये एमाइलेज होगा, दोनों तो सेम ही है। और ये हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, लाइपेज होगा। और लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां आरंभ होती है। हाँ साथियों, एक प्रश्न था कि कहां पर कंप्लीट होता है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि पाचन क्रिया की शुरुआत होती कहां है। चलिए समझते हैं। देखिएगा, मान लेते ये मनुष्य है, ये उसका माउथ है, ठीक है, ये उसका जीभ है। अब करता क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो ये भोजन है। अब जो भोजन है ये है भोजन, ठीक है। अब भोजन ये ग्रहण करता है, क्या करता है, माउथ के अंदर ग्रहण करता है। जब भोजन को ग्रहण करता है साथियों, तो करता क्या है, तो भोजन उसके अंदर जाकर के टूटता है। एक प्रश्न है आपके सामने कि वो कौन सी क्रिया या क्या होता है जब हम क्या करते हैं, रोटी को चबाते हैं। रोटी को चबाते हैं तो कुछ वक्त बाद वो मीठा लगता है, वो मीठा लगता है। तो साथियों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज का आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों जब हम रोटी को कुछ वक्त तक चबाते हैं तो वह मीठा लगता है, आखिर क्यों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप अपना दिमाग लगाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इसका जो सही जवाब होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके साथियों, हम इसको, ये जो प्रश्न आपके सामने है इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। तो जब हम माउथ को क्या करते हैं, देखिएगा, जब हम माउथ को चलाते हैं उसके अंदर भोजन रहता है, तो भोजन टूटता है और टूटने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हम डाइजेशन। ओके, तो साथियों पाचन की क्रिया कहां शुरू होती है, ऑप्शन आपका माउथ में। कहां होती है, माउथ में होती है। ओके क्लियर। बात करते हैं हम अन्य प्रश्न की, जो कि आपके सामने है कि किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध का थक्का बनता है। आप देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जो कि माँ का दूध पीता है, वो कभी कभी देखिएगा उसका पेट दब जाता है तो वाल्व फेंक देता है,
कहने का मतलब उसके मुंह से दही की तरह निकलता है। अब आपने जरूर देखा होगा ये, ठीक है, चाहे आप शहर वाले हो चाहे आप गांव वाले हो। अब शहर और गांव से बच्चों को क्या लेना है, जैसे देखते क्या होता है, उसका पेट दबेगा तो निकल जाता है, तो उसमें देखेंगे दही के समान होता है, यानी कि जो दूध होता है उसमें थक्का बन जाता है। क्या बनता है साथियों, थक्का बनता है। अब आखिर थक्का क्यों बनता है, कौन बना देता है, इसको हम जानते हैं। तो एक बात बताते हैं कि जो हमारा अमाशय होता है ना, अमाशय में देखिएगा गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं वो स्रावित करती हैं गैस्ट्रिक जूस के, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, प्रो एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, फिर है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। अब ये जो दोनों प्रो एंजाइम है, देखिएगा कि कौन सा एंजाइम है, प्रो एंजाइम है। अब प्रो एंजाइम वैसे एंजाइम को कहते हैं जो कि एक्टिवेट नहीं होते, वर्क नहीं करते हैं। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए यहां पे एक आता है HCl। आप कहता है कि चलो तुमको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, कहता है कि चलो तुम लोग को क्या कर देते हैं, बहुत खा खा के बैठा है, मतलब कि एकदम आलस बना हुआ है, आलसी की तरह बैठा है, तो उसको क्या करना है जी, चलो काम पे लगाते हैं। कौन कहता है, HCl कहता है। अब देखिए काम पे लगाने के लिए क्या करता है, जैसे मान लेते हैं कि पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन एकदम पूरा बिस्तर तोड़ रहा है, बिस्तर तोड़ने का मतलब कि पूरी तरह निद्रा में सो रहा है। अब HCl कहता है कि खाली हम ही काम करेंगे, तुमको भी काम करना पड़ेगा। तो कहता है कि चलो, जैसे देखा होता है ना, जब बच्चे होते हैं ना वो देखा देखी करते हैं, जैसे उसका बड़ा भाई काम करेगा ना तो भी करेगा, और जब नहीं करेगा तो ये कहेगा कि तू तो कर ही नहीं रहा है, हम करेंगे। ऐसा ही होता है। तो कह रहा है कि HCl, तो इसको कहता है जगा देता है, यानी पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को जगा देता है। अब जब जगा देगा तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पेप्सिनोजन है ये बदल जाता है पेप्सिन में। किसमें बदलता है साथियों, पेप्सिन में। और ये जो प्रोरेनिन है यह किसमें बदल जाता है, रेनिन में। तो कहता है HCl अब खुश हो जाता है कि चलो बहुत सो लिया, अब काम पे लगो। तो देखिएगा पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, बता भी देते हैं कि अम्लीय माध्यम में जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो क्या है, तो पेप्सिन है। अब बात रहा रेनिन का, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो रेनिन होता है ये करता क्या है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है, मिल्क प्रोटीन को पचाता है। ओके साथियों, मिल्क प्रोटीन को पचाता है। और हाँ, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो देखिएगा, मिल्क में प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसीन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो साथियों कैसीन पाया जाता है। और ये रेनिन, अब यहां पे जो रेनिन तो अब तो जाग चुका है, अब ये रेनिन करता क्या है, इसको जा करके क्लॉट कर देता है, मतलब किसको, कर्डलिंग करता है, जैसे कि दही बनता है ना जी, वो ऐसे इसको जा करके थक्का बना देता है। तो साथियों प्रश्न फिर से पढ़ते हैं कि किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध का थक्का बन जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं साथियों, तो ऑप्शन आपके सामने है रेनिन, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या है, रेनिन। उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जो आपके सामने दूसरा प्रश्न है, वह है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, कहां होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए उम्मीद है ये आज का कहीं लास्ट या अंतिम प्रश्न है, बट नॉट लिस्ट, इसके आगे भी इसके पार्ट्स आएंगे जहां पर हम बहुत सारे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न को क्या करेंगे, डील करेंगे, और इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट यहां पर लाएंगे जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आपके प्रश्न पत्र में आएगा, और वहां पर आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको ये जो वीडियो है देखना, आपको क्या, ये कहने का मतलब कि आपको निराश नहीं करेगा।
अब ऐसा नहीं लगे कि आपको ये वीडियो देख करके आपने बेकार किया, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। ये आपके एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। आज का जो अंतिम सवाल है वह है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। चलिए देखते हैं। सीरा, ध्यान दीजिएगा, जैसे बात करते हैं, हमने क्या कर दिया कि यहां पर एक लिप बना दिया, देखिएगा। अब ये इसके सिराएं होती हैं, क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। लेकिन पूछा जाता है गैसों का आदान प्रदान, तो सिरा के द्वारा नहीं होता है। मध्य सिरा, बीच वाला सिरा के द्वारा, यहाँ पे मध्य सिरा है, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी नहीं होता है। तो साथियों ऑप्शन 4 ही है इसमें, एक तो इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, रंध्र होगा, यानी कि एस्टोमाटा। किसके द्वारा, एस्टोमाटा। तो साथियों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, एस्टोमाटा के द्वारा होता है। तो साथियों शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसे नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपके आने वाला जो एग्जाम है 2023 में, उसमें प्रश्न इसी से आएंगे। तो साथियों मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में और वहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। और साथियों इस चैनल पर बायोलॉजी के साथ साथ साइंस के अन्य विषयों के भी, यहां तक कि मैथ की, हिंदी, संस्कृत, यानी कि आपके पूरे मैट्रिक क्लास के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी विषयों के एमसीक्यू की तैयारी संपूर्ण रूप से कराई जाएगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी में एक बूस्टर की तरह इसे यूज करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाइए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।